हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लास पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में अप्लाइड फिजिक्स सेकंड जो हमारा टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे हम आपके लिए, तो आज हम इसके लेक्चर 4 के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों आपको जैसा पता है कि अप्लाइड फिजिक्स सेकंड जो है हर एक ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है, तो सभी ब्रांच के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसका जो लेक्चर 2 था और लेक्चर 3 और लेक्चर 1 की बात करें तो उसके पहले की वीडियो में हमने कवर अप करा दिया है, तो आप जा कर के आप लिस्ट में आप देख सकते हैं चैनल की, और बाकी सारी वीडियोस भी आप वहाँ पे वॉच कर सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्या ले रखा है कि विद्युत के स्रोत के रूप में ईएसपी में क्या उपयोग होता है। अब विद्युत के स्रोत के रूप में हम ईएसपी में क्या यूज़ करते हैं, तो चलिए ऑप्शन ए दिया रखा है कि निम्न डीसी विभव, या फिर ऑप्शन बी निम्न एसी विभव, या फिर ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर युक्ति से प्राप्त उच्च विभव, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम देखिए यहाँ पे बात करें विद्युत के स्रोत के रूप में ईएसपी में क्या उपयोग होता है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर युक्ति से प्राप्त उच्च विभव होता है वो हमारा यूज़ होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या है। अभी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि कौन सी युक्ति स्थिर विद्युत निस्पंदन में प्रयुक्त होती है। मतलब ऐसी कौन सी युक्ति है जो कि स्थिर विद्युत निस्पंदन में यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन ये दे रखा है कि स्थिर वैद्युतिक निस्पंदक, या फिर ऑप्शन बी गीला स्क्रबर, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें स्थिर वैद्युत निस्पंदन में प्रयुक्त होने वाली युक्ति की, तो यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि स्थिर वैद्युत स्पंदक भी सही है, और ऑप्शन बी गीला स्क्रबर भी सही है। तो मतलब यहाँ पे कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि ऑप्शन सी दोनों सही है यहाँ पे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते चलें, और दोस्तों में अपने चैनल को शेयर भी कर दें, वीडियोज़ को भी शेयर करते रहें, ताकि उनका भी जो है एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए और वो भी अच्छे से मार्क लेकर के आएँ। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा कि संधारित्र का आवेशन परिपथ निम्न में से होते हैं। संधारित्र का आवेशन परिपथ निम्न में से होता है। तो ऑप्शन है बैटरी, या फिर ऑप्शन बी प्रतिरोध, या फिर ऑप्शन सी द्विमार्गी कुंजी, या फिर संधारित्र, या फिर उपरोक्त सभी। अब देखिए संधारित्र का आवेशन परिपथ में सारी चीज़ें, यहाँ पे बैटरी भी होती है और प्रतिरोध भी लगा होता है और द्विमार्गी कुंजी भी होती है और यहाँ पे संधारित्र भी होता है। मतलब कहने का यहाँ पे ऑप्शन ही उपरोक्त सभी होगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन ई आपको समझ में आ गया होगा। बाकी चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है कि पराविद्युतांक के का मान क्या होता है। पराविद्युतांक जो के होता है उसका वैल्यू क्या होता है। तो ऑप्शन ही दे रखा है ई गुड़े ई, और ऑप्शन बी दे रखा है कि क्या कहते हैं एप्सिलॉन नॉट अपान ई, और ऑप्शन सी दे रखा है कि ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ऑप्शन डी रखा है ई इंटू एप्सिलॉन नॉट दे रखा है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ई अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि समीकरण क्यों बराबर क्यू नॉट ई की पावर माइनस का टी अपान टाउ के लिए है। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है संधारित्र के आवेशन, ऑप्शन बी संधारित्र के निरावेशन, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब अगर हम यहाँ पे देखिए बात करें समीकरण जो हमारी दे रखी है ये किसके लिए है, तो यहाँ पे जो संधारित्र का निरावेशन होता है ये समीकरण उसके लिए होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि ये देखिए एक समीकरण यहाँ पे और दे रखा है कि समीकरण क्यू बराबर क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस का टी अपान टाउ के लिए है। तो अब देखिए ये किसके लिए है समीकरण, तो ऑप्शन ये दे रखा संधारित्र के निरावेशन के लिए, ऑप्शन भी संधारित्र के आवेशन के लिए, या फिर दोनों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें इस समीकरण की, तो ये जो समीकरण है 1 माइनस ए की पावर माइनस का टी अपान टाउ, मतलब यहाँ पे 1 माइनस हो गया है। तो ये जो समीकरण हमारा है ये हमारा संधारित्र के आवेशन के लिए है। तो अब देखिए आवेशन के लिए ये फार्मूला हो जाएगा जिसमें एक घट जाएगा, एक में से घटा दिया जाएगा। और जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें निरावेशन की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्यू नॉट ई इंटू माइनस का टी अपान टाउ हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपको फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन में कि संधारित्र का निरावेशन का फार्मूला है, तो ये भी एक प्रकार से इसको दे देगा और इसको दे देगा और एक दो ऑप्शन दे देगा। तो ऐसे कन्फ्यूजन आपको दे सकता है क्वेश्चन में। तो अच्छे से याद रखिएगा ताकि जो है कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। बाकी देखिए 7 क्या दे रखा है कि अनुनाद की घटना होने के लिए आवर्तकाल की आवृत्ति ओमेगा तथा स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा नॉट में कौन सही संबंध है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे दे रखा है ओमेगा छोटा है एन ओमेगा नॉट से,
या फिर ऑप्शन बी ओमेगा बड़ा है एन ओमेगा नॉट से, या फिर ऑप्शन सी ओमेगा बराबर एन ओमेगा नॉट, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब अगर हम यहाँ पे अनुनाद की घटना के लिए बात करें और यहाँ पे देखिए एन क्या है, एन जो है हमारा पूर्णांक है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओमेगा बराबर एन ओमेगा नॉट हो जाएगा। तो अनुनाद की घटना होने के लिए आवर्त बल की आवृत्ति ओमेगा और स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा नॉट में जो संबंध हमारा होगा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में चैनल को शेयर भी कर दें, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत सा लगता है, आपको पता ही होगा। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि शून्य की न्यूनतम तीव्रता या देहली सरोड़ता होती है। अब शून्य की जो न्यूनतम तीव्रता या फिर हम देहली सरोड़ता जिसको बोलते हैं क्या होगी, तो ऑप्शन में दे रखा है कि 10 वाट पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी आई नॉट बराबर 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी दे रखा है आई नॉट बराबर 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी रखा है आई नॉट बराबर 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि तारतम्य के लिए क्या शर्त है। अब देखिए तारतम्य के लिए क्या शर्त है हमारा यहाँ पे, तो ऑप्शन ए दे रखा है कि तारतम्य भौतिक राशि है, ऑप्शन बी दे रखा है तारतम्य मनोवैज्ञानिक राशि है, और ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि देखिए जो तारतम्य है इसके लिए जो शर्त है तारतम्य मनोवैज्ञानिक राशि होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। बाकी चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं क्या है कि ध्वनि के अभिलक्षण कौन से हैं। अब ध्वनि के अभिलक्षण यहाँ पे आपको बताना कौन से हैं, तो ऑप्शन दे रखा है तीव्रता, प्रबलता या फिर गुणता या फिर ऑप्शन डी सभी। अब देखिए ध्वनि के अभिलक्षण यहाँ पे तीव्रता भी होती है, प्रबलता भी होता है और गुणवत्ता भी होता है, और मतलब कहने का यहाँ पे ऑप्शन डी सभी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं क्या है कि प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनने के न्यूनतम समय अंतराल होता है। अब देखिए प्रतिध्वनि स्पष्ट से सुनने के लिए न्यूनतम समय अंतराल क्या होगा, तो ऑप्शन ए दे रखा 1 सेकंड होगा, ऑप्शन बी 10 सेकंड होगा, या फिर ऑप्शन सी 1/10 सेकंड होगा, या फिर ऑप्शन डी 2 सेकंड होगा। तो अब देखिए हमारा यहाँ पे जो न्यूनतम समय अंतराल होता है हमारा 1/10 सेकंड होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, देखिए क्या है कि अवमंदित दोलन क्या होते हैं। अब अवमंदित दोलन क्या होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन ए दे रखा है कि आयाम समय के साथ घटता जाता है, ऑप्शन बी आयाम समय के साथ बढ़ता जाता है, ऑप्शन सी आयाम समय के साथ स्थिर रहता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अवमंदित आपको लग ही रहा होगा नाम से कि अवमंदन, अवमंदन मतलब घटना ही होता है एक प्रकार से। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें अवमंदित, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन, अब देखिए कहीं घटता हुआ लिखा है, देखिए यहाँ पे बढ़ता हुआ लिखा है, नहीं होगा, ये स्थिर लिखा है तो ये होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन है कि आयाम समय के साथ घटता जाता है। दो क्वेश्चन को कुछ मतलब वर्ड के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए अवमंदित लिखा है, मतलब क्या हो जाएगा घटना, अवनमन मतलब क्या होता है घटता हुआ। तो इस प्रकार से मतलब आप समझ सकते हैं इसको। तो ऑप्शन है इसमें क्या हो जाएगा, आप आयाम समय के साथ घटता जाता है, तो ऑप्शन है इसमें क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है कि व्यतिकरण में फिरिंच चौड़ाई होती है। अब व्यतिकरण में जो फिरिंच चौड़ाई होती है देखिए क्या होती है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए दे रखा है कि डी लैंडा अपान 4D, और ऑप्शन बी डी लैंडा अपान डी, ऑप्शन सी डी लैंडा अपान कैपिटल डी, और ऑप्शन डी दे रखा है कि 4D लैंडा अपान कैपिटल डी। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें व्यतिकरण में फिरिंच की चौड़ाई जो हमारी होती है वो हमारी होती है डी लैंडा अपान स्मॉल डी होती है। क्या होती है दोस्तों, डी लैंडा अपान स्मॉल डी होती है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अब उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऑप्शन ए दे रखा है ऋणात्मक, या फिर ऑप्शन बी धनात्मक, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर अब देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, उत्तल लेंस जो होता है हमारा धनात्मक क्षमता का होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ 15 वाला, देखिए क्या है कि प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति है। अब देखिए प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति क्या होती है, तो ऑप्शन ए देखा कण प्रवृत्ति, या फिर ऑप्शन बी तरंग प्रवृत्ति, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी में से कोई नहीं। अब देखिए प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति का होता है, आपको पता है एक प्रकार से वो कण को भी प्रदर्शित करता है और एक प्रकार से तरंग को भी प्रदर्शित करता है, तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है 16 वाला कि यदि कांच का अपवर्तनांक √3 हो तो ध्रुवण कोण
आईपी की गणना करना है। तो देखिए कांच का अपवर्तनांक √3 दे दिया गया है और ध्रुवण कोण की आईपी की मान बताना है। तो देखिए आईपी बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ पे अपवर्तनांक n का वैल्यू दे रखा है, तो हमारा क्या होता है 10 IP बराबर क्या होता है हमारा यहाँ पे n बराबर 10 IP फार्मूला होता है। अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, √3 दे रखा है कि √3 यहाँ पे अब रखेंगे और 10 IP यहाँ पे लगाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो √3 किसका मान होता है 10 में, तो 10 में जो √3 यहाँ पे मान होता है हमारा किसका होता है 60 का होता है। तो अब आप 60 यहाँ पे रखेंगे और मतलब कहने का यहाँ पे कि √3 के जगह पे आप लिखेंगे 1060 और यहाँ पे क्या होगा 10 IP होगा, 10 IP होगा। तो 10 से 10 कैंसिल और IP का वैल्यू क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। IP बराबर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो थोड़ा सा फिर से बता देते हैं। देखिए फार्मूला हमारा होता है n बराबर 10 IP, ये फार्मूला होता है। अब क्या करना आपको, n का वैल्यू दे रखा है कि 30 दे रखा आपको, सॉरी 30 नहीं दे रखा है, n का वैल्यू जो आपको दे रखा है यहाँ पे √3 दे रखा है। अब √3 को आप क्या लिख सकते हैं 10 60 लिख सकते हैं। अब 10 से 10 कट जाएगा तो IP बराबर क्या आएगा 60 ही तो आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ऐसे सब टाइप के न्यूमेरिकल आपको तैयार करना है। बाकी देखते हैं आगे क्या है कि ब्रूस्टर का नियम क्या। आप देखिए ब्रूस्टर का क्या नियम यहाँ पे, तो ऑप्शन ए दे रखा है कि न्यू बराबर sin IP, ऑप्शन बी दे रखा है न्यू बराबर cos IP, ऑप्शन सी दे रखा है न्यू बराबर tan IP और ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इसके नियम की, तो यहाँ पे जो हमारा न्यू बराबर 10 IP होता है, ये हमारा क्या होता है ब्रूस्टर का नियम होता है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। तो बाकी बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं क्या है कि धारा लाभ अल्फ़ा और बीटा में संबंध होता है। अब धारा लाभ अल्फ़ा और बीटा में क्या संबंध होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि बीटा बराबर अल्फ़ा बटे 1 माइनस अल्फ़ा और ऑप्शन बी दे रखा है कि अल्फ़ा बराबर बीटा बटे 1 प्लस बीटा, या फिर ऑप्शन सी दे रखा है दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें अल्फ़ा और बीटा में संबंध, तो पहला संबंध भी ऑप्शन ए वाला भी सही है यहाँ पे और ऑप्शन बी वाला भी यहाँ पे सही संबंध। तो यहाँ पे कहने मतलब हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो जब ए वाला और बी वाला दोनों सही है तो मतलब ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा बात कर लें, तो ये जो संबंध है आपको अच्छे से याद होना चाहिए अल्फ़ा और बीटा में, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो अभी आपको बता देते हैं कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है कि बीटा और गामा में क्या संबंध होता है। तो बीटा और गामा में क्या संबंध होता है, ऑप्शन ए दे रखा है कि बीटा बराबर गामा माइनस का 1 और ऑप्शन बी दे रखा है कि गामा बराबर बीटा प्लस का 1 और ऑप्शन सी दे रखा है दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए यहाँ बीटा और गामा में जो संबंध होता है ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें जो गामा होता है किसके बराबर होता है बीटा प्लस 1 के। अब बीटा बराबर भी तो आप निकाल सकते हैं गामा माइनस का 1, तो मतलब दोनों चीज़ें ऐसे मॉडिफाई करके थोड़ा लिखी गई हैं। चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए या फिर आप जो है इसको ऐसे लिखिए, कोई बात नहीं। तो ऐसे हमारा यहाँ पे लिखा गया है। बाकी देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। और ये भी आपको न्यूमेरिकल अच्छे से याद होना चाहिए, सॉरी सूत्र जो फार्मूला जो संबंध है अच्छे से याद होना चाहिए। इस पे भी न्यूमेरिकली टाइप क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसे यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि धारा लाभ बीटा का मान 100 है तो धारा लाभ अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो देखिए धारा लाभ बीटा का मान दे रखा है 100 और यहाँ पे पूछ रहा है धारा लाभ अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा। तो अब देखिए अल्फ़ा बराबर क्या होता है हमारा यहाँ पे फार्मूला आपको भी मैंने बताया था कि जो अल्फ़ा बराबर होता है यहाँ पे बीटा बटे बीटा प्लस 1 होता है। तो बीटा बटे बीटा प्लस 1 जो हमारा फार्मूला होता है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अल्फ़ा बराबर बीटा बटे बीटा प्लस 1 और बीटा का वैल्यू 100 दे रखा है। तो अब क्या करेंगे बीटा की जगह 100 रख देंगे और नीचे जब 100 रखेंगे 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा। तो अब 100 बटे 101, अब 100 बटे 101 देखिए कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन ए वाला नहीं है, सी भी नहीं है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी देखिए है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बहुत हार्ड लेवल का नहीं आएगा, ऐसे ही सब आएगा। तो फार्मूले छोटे छोटे याद हो जाने चाहिए आशा करते हैं, और न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से याद आने चाहिए। बाकी देखिए आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है 22 वाला, ये भी न्यूमेरिकली टाइप है कि यदि बीटा धारा लाभ बीटा का मान 100 है तो धारा लाभ गामा का मान क्या होगा। अब देखिए बीटा का मान 100 है तो गामा का मान क्या होगा। तो अभी अभी हमने आपको संबंध बताया था कि क्या कहते हैं बीटा बराबर क्या होता है गामा माइनस का 1 होता है। अब गामा बराबर क्या हो जाएगा बीटा प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा का वैल्यू 100, तो 100 में जब 1 जोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा। तो गामा का मान क्या आएगा 101 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए 101 दे रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो जब आपको फार्मूला याद होगा तभी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, अन्यथा क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बाकी यहाँ पे तो हमने आपको बता ही दिया है।
बाकी देखिए 23 क्या दे रखा है कि 2 लित्र एक युक्ति है। अब देखिए 2 लित्र एक युक्ति है जो क्या करता है, ऑप्शन ए AC से DC में बदलता है, ऑप्शन बी DC से AC में बदलता है, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 2 लित्र जो होता है क्या करता है, DC को AC में बदल देता है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन भी राइट होगा। बाकी बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखते हैं क्या है कि किरचॉफ का धारा का नियम लगाया जाता है। तो किरचॉफ का धारा का नियम कहाँ पे लगाया जाता है, ऑप्शन ए बंद पास या बंद परिपथ के लिए, संधि के लिए, या फिर दोनों के लिए। तो अब देखिए आप यहाँ पे अगर हम बात करें किरचॉफ के प्रथम नियम की या फिर धारा के नियम की, वो संधि के लिए ही हमारा यूज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी इसका राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देखिए किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाया जाता है। अब किरचॉफ का जो वोल्टता नियम होता है किस पे लगाया जाता है, तो ऑप्शन है संधि के लिए, बंद पाश या बंद परिपथ के लिए, या फिर दोनों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अब वोल्टता नियम यानी कि द्वितीय नियम जो होता है वो बंद पास के लिए लगाया जाता है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों जितने क्वेश्चन आपको बताए होंगे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आई होप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। और देखिए दोस्तों मेहनत काफ़ी लगता है वीडियो बनाने में, तो इसलिए वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। बाकी मिलते हैं आपसे के लिए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।